Welcome to Al Hadi Foundation School. Unit number 1, Cellular Organization. Cellular Organizations यानी सेल की तरतीब। एक ऑर्गेनिज्म में एक एनिमल है, प्लांट है, कोई भी लिविंग थिंग है, उसके बीच में सेल्स की तरतीब कैसे होती है, सेल कैसे आपस में जुड़ते हैं और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। The basic unit of living things. लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ों का बुनियादी यूनिट। देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। ज़मीन पर जानदारों की एक बहुत वसी इक़साम जो है मौजूद है। ऑल्दो डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स। ज़मीन पर जितने भी जानदार मौजूद हैं उन सब की जो उनका जो जिस्म है वो उसकी मुख्तलिफ अशकाल हैं। जैसा कि कुछ जानदार ऐसे हैं जो 2 टांगों पर चलते हैं, कुछ 4 टांगों पर चलते हैं, कुछ ज़मीन पर अपने पेट के बल रेंगते हैं। ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल। लेकिन ये तमाम जानदार एक ही चीज़ से मिलकर बने हैं और वो चीज़ सबसे छोटा यूनिट सेल है। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल्स को जानदारों का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। जस्ट लाइक ब्रिक्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाहौर फोर्ट। जिस तरह लाहौर फोर्ट यानी जो वो लाहौर का किला है, शाही किला है, उसको बनाने के लिए उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स ईंटें कंसीडर की जाती हैं। जो ईंटें हैं उनको एक बिल्डिंग का, एक इमारत का ब्लॉक समझा जाता है। बिल्कुल उसी तरह से एक जो जानदार होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक सेल्स को समझा जाता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साइंस यूनिट नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सेकंड टॉपिक है हाउ डू वी सी सेल। हम सेल्स को कैसे देख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी हम प्लांट सेल की स्लाइड प्रिपेयर करेंगे ताकि हम देख सकेंगे प्लांट सेल किस तरह के होते हैं। प्लांट सेल्स को देखने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं अनियन को, प्याज। इसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो हमें ग्लास स्लाइड चाहिए और हमें एक कवर स्लिप चाहिए। इसके अलावा हमें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए और कलर देने के लिए इंडिकेटर चाहिए जो है हमारे पास मिथाइलिन ब्लू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अनियन को कट करना है। हम प्याज को कट करेंगे और इसका एक टुकड़ा लेंगे और इसकी हम फॉरसेप्स को यूज़ करते हुए इसके अंदर की एक जो थिन सी मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन, उसको हम आराम से रिमूव करेंगे। हमारे पास ये मेम्ब्रेन उतर आई। इस मेम्ब्रेन को हम अपनी स्लाइड के ऊपर प्लेस करेंगे। इसके ऊपर रखने के बाद हम ड्रॉपर के ज़रिए से वाटर डालेंगे और अपनी मेम्ब्रेन को इसके ऊपर ठीक से सेट करेंगे। मेम्ब्रेन फोल्ड नहीं होनी चाहिए। अगर मेम्ब्रेन फोल्ड होगी तो सेल क्लियर नहीं दिखेंगे।
ये करने के बाद हम अपनी स्लाइड को स्टेन करेंगे। स्टेन करने के लिए हम इंडिकेटर मिथाइलिन ब्लू ड्रॉपर में लेंगे और उसके कुछ ड्रॉप्स स्लाइड के ऊपर डालेंगे। इसको डालने के बाद हम कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे कि हमारी जो स्लाइड है वो अच्छे से स्टेन हो जाए। स्टेन करने के बाद हम वॉश बॉटल को यूज़ करेंगे और अपना जो इंडिकेटर है उसको रिमूव करेंगे। स्टेन को अच्छी तरीके से रिमूव करने के बाद कवर स्लिप लेनी है और कवर स्लिप को हम आराम से ऊपर प्लेस करेंगे। स्लाइड हमारी प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर इसके सेल्स को, प्लांट के सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है प्लांट स्लाइड का, जिसमें ये जो लाइंस हैं ये सेल वॉल और इसके अंदर ये जो पूरी एक बाउंड्री है ये एक सेल है, यानी ये बहुत से सेल्स एक साथ मौजूद हैं। कुछ सेल्स के बीच में आपको एक अदद राउंड सा ब्लैक सा भी नज़र आएगा, वो इसका सेल का न्यूक्लियस है। यूनिट नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक है 3rd इनसाइड द सेल्स। पेज नंबर 2 पार्ट्स ऑफ एन एनिमल सेल्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे एनिमल सेल कैसा होता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एनिमल सेल, सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल सेल की शेप की। एनिमल सेल एक रैंडम सी शेप में होता है, कोई उसकी प्रॉपर शेप नहीं होती। हम उसको ना तो राउंड कह सकते हैं ना ओवल, वो किसी भी रैंडम सी शेप में हो सकता है। इसके अंदर जो इसका एम्प्टी एरिया है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल। सेल इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। इनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। सबसे पहले हम सेल के अंदर की जितने भी ये खाली एरिया है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। दिस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज बेसिकली अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये जेली की तरह का एक लिक्विड होता है, ना बहुत पतला ना बहुत थिक गाढ़ा, एक सेमी विस्कस सा ये लिक्विड होता है जो सेल के अंदर, जिसने सेल के अंदर से सेल को भरा हुआ होता है और सेल के अंदर मौजूद बाकी की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारी इसी में मौजूद होती हैं और इसी में रहते हुए वो अपना काम करती हैं। सेल की सेकंड जो ऑर्गेनेली है दैट इज दिस बाउंड्री लाइन, जिसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज थिन, ये पतली होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि सेल के इंटरनल मैटर को
प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है आउटर इन्वायरमेंट से। और इसके अलावा दिस इज सेमी परमिएबल, ये सेमी परमिएबल है। सेमी मीन हाफ एंड परमिएबल परमिशन देती है, अलाउ करती है। ये कुछ चीज़ों को सेल के अंदर आने की इजाज़त देती है, कुछ सेल्स को सेल के अंदर नहीं आने देती। सेल के अंदर चीज़ें जिन्होंने आना है और जो बाहर जा रही हैं वो सब सेल मेम्ब्रेन से ही होकर गुजरती हैं। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक सेल में होती है दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस हम सेल के सेंटर में बनाते हैं। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल ऑर्गेनेली है, एक छोटा सा बॉल सा होता है जो कि एनिमल सेल के सेंटर में होता है। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये सेल की सब ऑर्गेनेलिस को कंट्रोल कर रहा है। सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सब न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर रॉड शेप, रॉड यानी लंबे लंबे से एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। क्रोमोसोम्स की शेप आप ऐसे देख सकते हैं, 2 रॉड्स होते हैं और इसके बीच में डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से करैक्टर आएंगे, वो इसके अंदर मौजूद होता है। और ये रॉड शेप ऑर्गेनेलिस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं। इसके बाद हमारे पास सेल के अंदर अगली चीज़ जो मौजूद होती है दैट आर वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होते हैं अंदर, इनके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको सैक कहा जाता है, सेल सैक। उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ऐसे लिक्विड्स जो कि सेल के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर, जो वेस्ट बनता है वो उसको भी डाइजेस्ट करते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं। वैक्यूल्स सेल के अंदर वो रोल प्ले कर रहे हैं जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टमक प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेली आती है दैट आर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ये छोटे छोटे से स्फेरिकल यानी थोड़े से राउंड शेप में और रॉड शेप लंबे से बॉडीज होती हैं और इनकी एक बड़ी तादाद सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। इनको सेल का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी ये सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन, सेल के अंदर यानी सेल जो ब्रीदिंग कर रहा है, सांस ले रहा है, एनर्जी बना रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए से ही बनाता है। सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं वो सारा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही हैं जो कि सेल के अंदर एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हम डिस्कस करेंगे दैट आर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स छोटी छोटी सी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होती हैं। राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन्स बनाते हैं। सेल को अपने काम करने के लिए, फंक्शंस करने के लिए प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो प्रोटीन्स सेल को राइबोसोम्स प्रोवाइड करते हैं।
पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सेल। पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल्स, हमने सबसे पहले एनिमल सेल्स के पार्ट देखे, अब हम प्लांट सेल के पार्ट देखेंगे। बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होते हैं, और कुछ पार्ट्स, कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ एनिमल सेल में नहीं होती बल्कि सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती हैं। सबसे पहले एनिमल सेल किसी शेप में नहीं होता, जबकि प्लांट सेल की एक प्रॉपर शेप होती है। इसके अंदर भी सबसे पहली जो ऑर्गेनेली है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेम जेली लाइक लिक्विड जैसे कि प्लांट सेल के अंदर मौजूद था, जैसे एनिमल सेल में मौजूद था, बिल्कुल वैसा ही साइटोप्लाज्म प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद होता है, जो कि सेल की ऑर्गेनेलीज को फंक्शन करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद दूसरी भी ऑर्गेनेली सेम है जैसे कि प्लांट सेल में, एनिमल सेल में थी, सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल को एक प्रोवाइड कर रही है प्रोटेक्शन, एक बैरियर है, रुकावट है, जो कि चीज़ों को अंदर और बाहर आने की इजाज़त नहीं देता। थर्ड पार्ट जो हम लोगों ने एनिमल सेल में भी देखा था दैट इज न्यूक्लियस। प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस मौजूद होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस साइड पे मौजूद होता है। एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होता है, जबकि जो प्लांट सेल है उसमें जो न्यूक्लियस है वो साइड पे मौजूद होता है। अब साइड पे मौजूद होने का रीज़न क्या है? साइड पे मौजूद होने का रीज़न है कि जो प्लांट सेल है उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं, जब प्लांट सेल छोटा होता है तो वो वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और तादाद में ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे प्लांट सेल बड़ा होता जाता है, अपने साइज तक पहुंचता है, वो वैक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं जो कि सेंटर में स्पेस ले लेता है, और उस वैक्यूल के बनने की वजह से न्यूक्लियस साइड पे पुश हो जाता है। अब जो वैक्यूल बनता है उस वैक्यूल के अंदर भी एक लिक्विड मौजूद होता है जिसके जो कि सेल के जो वाटर से फिल हुआ होता है, पानी से भरा हुआ होता है, और वो प्लांट सेल को उसकी शेप दे रहा होता है। दैट लिक्विड इज कॉल्ड सेल सैप। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली आती है दैट आर माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं, प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। इनका यहाँ पर भी सेम फंक्शन है, दे आर पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सेल को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ मौजूद होती है वो होती है सेल वॉल। प्लांट सेल में जो चीज़ नेक्स्ट मौजूद है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर मौजूद होती है दैट इज टफ। इसको कहते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल थिक लेयर होती है जो कि सेल्यूलोज नाम के एक सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है। सेल वॉल सख्त होती है, हार्ड होती है, जिसकी वजह से प्लांट को उसकी जो शेप है वो मिलती है, और ये सेल को उसकी स्ट्रेंथ देता है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल वॉल किसी भी चीज़ को सेल के अंदर आने की या बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता। जब एनिमल सेल जो है वो हमने देखा था
कि उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए उसके अंदर कुछ चीज़ें सेल में जा सकती हैं और बाहर भी निकल सकती हैं, लेकिन सेल वॉल ये चीज़ अलाउ नहीं करती, ये मूवमेंट अलाउ नहीं करती। इसीलिए कोई भी चीज़ सेल के अंदर से बाहर नहीं निकल सकती। सब कुछ वैक्यूल के अंदर, वेस्ट मटेरियल जितना होता है सेल का, वो वैक्यूल के अंदर स्टोर होता रहता है। इसके बाद प्लांट के अंदर एक और जो ऑर्गेनेली मौजूद होती है, दैट आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स में, पौधों में मौजूद होते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक केमिकल है जिसका काम सनलाइट को कैप्चर करना है, अब्जॉर्ब करना है, ताकि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सके, अपना फूड बना सके। और लास्ट ऑर्गेनेली जो इसके अंदर हम बनाने जा रहे हैं, दैट आर राइबोसोम्स। एनिमल सेल्स की तरह प्लांट सेल्स जो हैं, इनको भी प्रोटीन की ज़रूरत है अपने फंक्शंस के लिए, और वो प्रोटीन इनको प्रोवाइड करते हैं राइबोसोम्स। Unicellular and multicellular organisms. यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले एंड मल्टीसेलुलर ज़्यादा सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल और अ ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स। एक जानदार या तो एक सेल से मिलकर बना होगा या वो बहुत ज़्यादा तादाद में सेल से मिलकर बना हुआ होगा। Any living thing that has more than one cell are called multicellular organism. जो जानदार या जो लिविंग थिंग्स एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। There are many living things such as amoeba that consists of only one cell. They are called unicellular. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर कहा जाता है, जैसे अमीबा। यूग्लिना इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। यूग्लिना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि पिक्चर में मौजूद है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर ताज़ा पानी, यानी रिवर्स, लेक्स, पोंड्स। इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट। यूग्लिना के अंदर जो ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं उसमें साइटोप्लाज्म जो सेल का जेली लाइक लिक्विड होता है, इसका न्यूक्लियस, और उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। An amoeba can change the shape of its body. अमीबा पेज 5 पर मौजूद दूसरी पिक्चर एक दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की है। अमीबा अपनी बॉडी की शेप चेंज कर सकता है। अमीबा इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉइल एंड इन सम एनिमल्स। अमीबा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर ये समुंदर के पानी में भी पाए जाते हैं, सॉइल मट्टी में भी, और एंड इन सम एनिमल्स और कुछ एनिमल्स के अंदर भी अमीबा पाए जाते हैं। एन अमीबा कैन चेंज द शेप ऑफ इट्स बॉडी। अमीबा अपने जिस्म की जो शेप होती है उसे चेंज कर सकता है। इट कंटेन्स सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसकी ऑर्गेनेलीज में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मौजूद होते हैं।
A Chlamydomonas is a unicellular green plant or algae which live in fresh water. फर्स्ट पिक्चर एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की दी गई है, दैट इज़ क्लेमाडोमोनस. क्लेमाडोमोनस ग्रीन प्लांट, ये एक एल्गी होता है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है. इट कंटेन्स सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट. इसकी ऑर्गेनेलिज में सेल वॉल मौजूद होती है, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट होते हैं. इट हैज़ एन आई स्पॉट. इसके अंदर एक और ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसका नाम आई स्पॉट कहते हैं, दैट कैन डिटेक्ट लाइट. आई स्पॉट लाइट डिटेक्ट करता है. यानी क्लेमाडोमोनास अगर किसी ऐसी जगह पर, किसी पानी में ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, तो आई स्पॉट की मदद से क्लेमाडोमोनास से डिटेक्ट करता है और वो मूव करता है ऐसी जगह पे जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही. The paramecium has a shape like a sole of a shoe. नेक्स्ट पिक्चर जो कि पेज 6 पर मौजूद है वो एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम की है. पैरामीशियम की शेप जूते के तलवे के जैसी होती है. इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर. ये भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है. इट कंटेन्स सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स. पैरामीशियम की ऑर्गेनेलिज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और वैक्यूल होते हैं. इट मूव्स स्लोली विद लॉट्स ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया. पैरामीशियम की पूरी बॉडी के इर्द गिर्द छोटे छोटे से बाल मौजूद होते हैं. ये उन बालों के ज़रिए से मूवमेंट करता है. ये बाल हिलाता है और वो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं. ये छोटे छोटे बाल सीलिया कहलाते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हैं. अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंप्राइजेज ऑफ मोर देन वन सेल. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने होते हैं. दीज सेल्स यूजुअली वर्क टुगेदर एंड मे हैव स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल टू डू स्पेशल टास्क, अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स which exist by themselves and do not form a larger organisms. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा तादाद में सेल्स से मिलकर बने होते हैं और वो साइज़ में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बड़े होते हैं. इनमें सेल्स आपस में मिलकर काम करते हैं और जिन सेल्स का काम एक दूसरे से मिलता जुलता होता है वो आपस में मिलकर ग्रुप बना लेते हैं और मिलकर ही अपना जो टास्क है उसे कंप्लीट करते हैं. नियरली एवरी ऑर्गेनिज्म दैट इज़ विजिबल टू द नेकेड आई इज़ मल्टीसेलुलर. तकरीबन हर वो जानदार जो कि हम आँख से देख सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी माइक्रोस्कोप और लेंस, वो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ह्यूमंस, ऑल एनिमल्स, नियरली ऑल प्लांट्स, फिश, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर मल्टीसेलुलर. इंसान, तमाम जानवर, तकरीबन तमाम पौधे, मछलियाँ, कीड़े और परिंदे, ये सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ऑल सेल्स इन आवर बॉडी आर सिमिलर टू ईच अदर. हमारे जिस्म में मौजूद तमाम सेल्स एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं. However, each different type has a different role and is different from others. ताहम हर सेल का काम एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए वो एक दूसरे से दिखने में मुख्तलिफ होते हैं. उनके काम एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं. Skin cells are not the same as muscle cell, but each cell has a cell membrane, a nucleus and other organelles that enables the cell to survive.
हमारी स्किन के जो सेल हैं और जो मसल के सेल हैं, इन दोनों का काम एक नहीं है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी ऑर्गेनेलिस सेम है। इन दोनों तरह के सेल्स की सेल मेम्ब्रेन है, इनमें न्यूक्लियस भी है और बाकी ऑर्गेनेलिस भी मौजूद हैं जो कि सेल को ज़िंदा रखे हुए हैं, लेकिन दोनों सेल्स का काम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। The cells in a multicellular organisms cannot survive well on their own outside the organism. एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल अगर हम उसकी बॉडी से बाहर निकाल दें तो वो सेल अकेले ज़िंदा नहीं रह सकता। The entire organism depends upon the health of all its cells to survive. इसी तरह एक पूरा जो जानदार होता है उसकी सेहत का इन्हसार इसी चीज़ पर होता है कि उसके जिस्म में मौजूद जो सेल्स हैं वो ज़िंदा हों। Some examples of specialized cells are given below. एक जो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हमारे अंदर मौजूद हैं, अब उनमें से कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। सेल टाइप है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड cells, these are animal cells. Their function is to transport oxygen from the lungs to the tissues. They have a flexible shape which help them to pass through blood vessels easily. Red blood cells का काम लंग्स से ऑक्सीजन लेकर उसे बॉडी के तमाम पार्ट्स तक, टिश्यूज़ तक पहुंचाना होता है। इनकी शेप फ्लेक्सिबल होती है, यानी ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं। विच हेल्प देम, क्योंकि ये इनकी मदद करता है, इनका शेप चेंज करना इनकी मदद करता है ताकि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ, उनके अंदर से आसानी से गुज़र सकें। मसल सेल moves parts of the body by their ability to contract. मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ये सिकुड़ते हैं और फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। इनकी इसी एबिलिटी की वजह से ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत देते हैं। मसल सेल्स हैव मसल फाइबर्स विच कैन रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट टू चेंज द शेप ऑफ द सेल। मसल सेल्स के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं जो कि सेल को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वापस उसकी शेप लेने में मदद देते हैं। मोटर नर्व सेल। मोटर नर्व सेल ब्रेन के सेल्स हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स। कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी, ये ब्रेन से मैसेज लेके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाते हैं। दे हैव अ लॉन्ग फाइबर, इनकी लंबी से पीछे फाइबर होता है, पीछे टेल होती है एक, सो दे कैन कैरी मैसेजेस अप एंड डाउन द बॉडी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जो इनकी हेल्प करता है। इनका लंबा स्ट्रक्चर हेल्प कर रहा है इनकी ऊपर से नीचे की तरफ मैसेज लाने में, जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन से फीट तक या ब्रेन से हैंड तक का डिस्टेंस कवर करने में ये हेल्प कर रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन जो है, मैसेजेस ब्रेन से आने वाले वो पहुंचा रहे हैं बॉडी के पार्ट्स तक। एपिथेलियल सेल। Epithelial cells of the skin performs a variety of functions. ये बहुत से तरह के काम करते हैं। That includes protection, secretion, absorption and diffusion. अब एपिथेलियल सेल में ये सबसे पहले प्रोटेक्शन, यानी ये आउटर लेयर होती है स्किन की या किसी भी दूसरे जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी आउटर लेयर होती है जो अंदर के पार्ट की प्रोटेक्शन कर रही है। सिक्रीशन, इनके बीच में पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए से ये ऑयल या फिर स्वेट को बाहर रिलीज़ करते हैं, सिक्रीशन।
फिर एब्जॉर्प्शन, चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। डिफ्यूजन, चीज़ एक पार्ट से निकलकर दूसरे में और दूसरे से निकलकर पहले में जाती है। तो ये हमारे पास एपिथेलियल सेल के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। प्लांट सेल्स, रूट हेयर सेल्स। Root hair cells absorb minerals and water from the soil water. Root hair cells जो रूट्स होती हैं, एक पौधे की जड़ें होती हैं, उसमें मौजूद जो बाल होते हैं उनके सेल्स होते हैं। इनका काम पानी, जो मिट्टी में मौजूद पानी है उसमें से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है। द सेल हैज़ अ लॉन्ग एक्सटेंशन, सेल की एक लंबी सी एक्सटेंशन यानी सेल बाहर की तरफ निकला होता है जिसे रूट हेयर कहते हैं। विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल। सेल का बाहर की तरफ एक टेल की फॉर्म में लंबा सा निकलने की वजह से जो सेल की कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की वो बढ़ जाती है, जिसको हम सरफेस एरिया कह रहे हैं। इस तरह से सेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स और मटेरियल को, वाटर को। Xylem vessel transport water and support the plant. Xylem vessel, ये xylem सेल प्लांट के स्टेम में मौजूद लंबे लंबे से सेल होते हैं। दे ट्रांसपोर्ट वाटर, ये रूट से वाटर को लेते हैं और वाटर को ऊपर प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं और प्लांट को सपोर्ट करते हैं। द सेल हैज़ नो साइटोप्लाज्म, जाइलम सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसीलिए इनके अंदर से पानी आसानी से गुजर सकता है। नो एंड वॉल, इनके अंदर जो एंड होता है सेल्स का उसमें सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए ये लंबी ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं जिसकी वजह से वाटर इजीली इनमें से गुजर सकता है। फ्लोएम transport sugar from the leaf cells to root cell or developing flowers. फ्लोएम वो सेल्स हैं जो फूड प्रिपरेशन के बाद, यानी जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना चुका होता है, ग्लूकोज बन चुकी होती है, तो उस ग्लूकोज को लीफ सेल से लेके प्लांट के बाकी पार्ट्स तक जैसे रूट, स्टेम और जो फ्लावर्स नए बन रहे होते हैं उन तक पहुंचाता है। Other molecules, for example proteins, are also transported throughout the plant via phloem. प्लांट में मौजूद दूसरे पार्ट्स, दूसरी चीज़ें जैसे प्रोटीन्स हैं, तो उनको भी अगर हमने एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना है तो वो काम भी फ्लोएम का ही होता है। The cells contains साइटोप्लाज्म, फ्लोएम सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। इनके अंदर होल्स होते हैं, इनकी जो जाइलम वेसल्स थी उसके अंदर सेल वॉल एंड पे नहीं थी, जबकि फ्लोएम के एंड पे सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन उस सेल वॉल के अंदर पोर्स, सुराख मौजूद होते हैं जिनको सीव पोर्स कहा जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस चल रहा है वो इजीली हो सके। सेल्स वर्क टुगेदर इन टीम्स, द सेलुलर हायरार्की। सेल्स टीम्स में मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, टीम्स बनाकर काम करते हैं। सेल्स आर लाइक अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स विद डिफरेंट रोल्स। सेल्स ऐसे ही होते हैं जैसे काम करने वाले वर्कर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें हर एक का अपना एक काम होता है। दे वर्क इन टीम्स टू अचीव डिफरेंट गोल्स। ये टीम्स बनाकर काम करते हैं ताकि ये मुख्तलिफ जो इनके मकसद हैं वो अचीव कर सकते हैं, वो मकसद पूरा कर सकें। द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज़। स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल काम करने वाले जो सेल, कोई एक स्पेशल काम है,
एक काम है वो करने की जो सेल्स होते हैं सारे के सारे सेल्स वो एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। अब देन ग्रुप इनटू ऑर्गन्स, अब जो और टिश्यूज़ हैं जिन्होंने मिलता जुलता काम करना है उनके ग्रुप को हम ऑर्गन कहते हैं, और जिन ऑर्गन्स ने एक दूसरे से रिलेटेड वर्क करना होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है, वो आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज, सेल्स से टिश्यू, a group of similar cells that are specialized to do a similar tasks are called tissues. एक जैसे सेल्स का ग्रुप जिन्होंने एक ही काम करना है उसे हम टिश्यू कहते हैं। ऑल द सेल्स इन द टिश्यू आर द सेम, एक टिश्यू में मौजूद तमाम सेल्स एक जैसे होते हैं। Most tissues are found in more than one organs. ज़्यादातर टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा ऑर्गन्स में पाए जाते हैं या एक से ज़्यादा ऑर्गन्स बनाते हैं। Some examples of animal and plant tissues are, अब हम कुछ एनिमल्स और प्लांट के टिश्यूज़ की एग्जांपल्स देखेंगे। एनिमल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यूज़ यानी स्किन के टिश्यूज़ जो एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बने हैं। इनका फंक्शन क्या है? दे लाइन ट्यूब्स सच एज द गट एंड कवर सरफेसेस सच एज द स्किन। एपिथेलियल सेल्स जो हमारे अंदर मौजूद बॉडी में मौजूद जो ट्यूब्स होती हैं, जैसे कि गट जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है, माउथ से स्टमक तक जाने वाली ट्यूब, देन स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब, लार्ज इंटेस्टाइन की ट्यूब, स्टमक का ये सारी जो ऊपर कवरिंग होती है ये एपिथेलियल टिश्यूज़ बनती है। और उसके अलावा जो हमारी स्किन है, हेड टू टो कंप्लीट स्किन की जो आउटर कवरिंग है, दिस इज़ ऑल्सो एपिथेलियल टिश्यूज़। It covers the outside of the body and lines the organs and cavities internally. Epithelial tissue बाहर की तरफ से भी जिस्म को कवर करते हैं पूरा, और उसके अलावा ये जिस्म के अंदर मौजूद तमाम जो ऑर्गन्स होते हैं और जो कैविटीज़ हैं उन सबको भी कवर करते हैं, उनकी इंटरनल आउटर लाइनिंग बनाते हैं। दूसरे एनिमल टिश्यूज़ हमारे पास हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी जो कनेक्शन होते हैं एक से दूसरी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। दे बाइंड एंड स्ट्रेथन अदर टिश्यूज़, ये दूसरे टिश्यूज़ को, ये आपस में दो टिश्यूज़ को जोड़ते हैं, उनको ताकत देते हैं, जैसे कि टेंडन्स। फिर थर्ड एनिमल टिश्यूज़ हमारे पास है ब्लड। ब्लड का फंक्शन है, it transports substance around the body and defends against diseases by the nature of cells present in it. ब्लड के अंदर मौजूद बहुत से सेल्स होते हैं जिनमें से रेड ब्लड सेल्स बॉडी के अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जबकि वाइट ब्लड सेल्स जो कि डिजीज़ से बॉडी को डिफेंड करते हैं, जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं। फोर्थ एनिमल टिश्यू हमारे पास है स्केलेटल टिश्यूज़। स्केलेटल टिश्यूज़ का फंक्शन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज़ एंड अलाउज मूवमेंट। ये हमारा स्केलेटन यानी ढांचा होता है जो कि हमारे इंटरनल जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मूवमेंट करने में हेल्प करता है। फिफ्थ एनिमल टिश्यू इज़ द नर्वस टिश्यूज़। Nervous tissues sets up nerve impulse and transmits them around the body, conveying the message. Nervous tissue का काम नर्व इम्पल्स, एक मैसेज बनाना है और उस मैसेज को बॉडी में भेजना है जहाँ पर कुछ काम करवाना है बॉडी से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बाजू को मूव करना है
तो नर्वस सिस्टम एक मैसेज भेजेगा जो कि नर्व इम्पल्स की फॉर्म में बाजू तक जाएगा, जो एक कमांड होती है ब्रेन की, एक मैसेज होता है ब्रेन से कि बाजू को मूव करना है। लास्ट हमारे पास एनिमल टिश्यू है, दैट आर मसल टिश्यूज। दे कॉन्ट्रैक्ट टू सपोर्ट एंड मूव द बॉडी। मसल टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साइज में सिकुड़ते हैं और ये बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं। प्लांट टिश्यूज, डर्मल टिश्यूज। डर्मल टिश्यूज का फंक्शन है इट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ प्लांट्स एंड कंट्रोल्स गैस एक्सचेंज। डर्मल टिश्यूज प्लांट के ऊपर की जो पूरी सरफेस होती है, ऊपर से पूरे सब प्लांट को ये कवर करते हैं और उसके अलावा गैस एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं, यानी बाहर से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ने प्लांट के अंदर आना है और अंदर से कितनी ऑक्सीजन ने प्लांट से बाहर निकलना है। Second, plant tissues are vascular tissues. Their function is to transport materials through the plant body. Consists of xylem and phloem cells. Vascular tissues का काम प्लांट के अंदर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, जिसमें फ्लोएम सेल और जाइलम सेल्स आते हैं। जाइलम सेल्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा कि वो वाटर को रूट्स से लेते हैं और अपर बॉडी पार्ट्स तक प्लांट के पहुंचाते हैं, जबकि फ्लोएम सेल्स लीफ में मौजूद ग्लूकोज को प्लांट के बाकी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। थर्ड टाइप है प्लांट टिश्यूज़ की, ग्राउंड टिश्यूज़। द फंक्शन ऑफ ग्राउंड टिश्यूज़ इज टू सपोर्ट द प्लांट एंड स्टोर फूड। दे ऑल्सो फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस। ग्राउंड टिश्यूज़ प्लांट को सपोर्ट करते हैं, फूड जो प्लांट ने बनाया है उसे स्टोर करते हैं और फोटोसिंथेसिस करने में प्लांट की हेल्प करते हैं। फ्रॉम टिश्यूज टू ऑर्गन्स, टिश्यूज से ऑर्गन्स तक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज ग्रुप्ड टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ ग्रुप बनाते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं। एन ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। एक ऑर्गन जिस्म के अंदर एक मखसूस काम करने के लिए मौजूद होता है। एनिमल ऑर्गन्स, जिसमें हमारे पास हैं ब्रेन। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ नर्वस टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। ब्रेन नर्वस टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बना है। हार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। हार्ट मसल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बना है। स्टमक, इट कंसिस्ट ऑफ मसल टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। स्टमक यानी मैदा हमारा मसल टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बना है। प्लांट ऑर्गन्स। ईच प्लांट ऑर्गन, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, contains all three tissue types: dermal, vascular and ground tissues. प्लांट का हर एक ऑर्गन, रूट, स्टेम, लीव, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ते हों, हर एक में तीनों टाइप के टिश्यूज़ यानी डर्मल टिश्यूज़, वैस्कुलर टिश्यूज़ एंड ग्राउंड टिश्यूज़, जिनके बारे में हमने पेज नंबर 8 पे पढ़ा था, वो मौजूद होते हैं। All these plant organs work together to keep the plant alive. प्लांट के तमाम ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं ताकि वो पौधे को जिंदा रख सकें। From organs to system, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तक। The bodies of living organisms are made up of a variety of systems. जानदारों का जिस्म मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स की से मिलकर बना होता है। All these systems perform important functions without which the body would not be able to survive. तमाम सिस्टम बहुत अहम काम करते हैं
और उन कामों के बगैर जिस्म जिंदा नहीं रह सकता। ईच सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट ऑर्गन्स। हर सिस्टम बहुत से मुख्तलिफ ऑर्गन्स से मिलकर बना है, विच क्लोजली वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन मेन फंक्शन, जो कि इकट्ठे मिलकर अपना काम करते हैं ताकि वो एक मकसद को पूरा कर सकें। लाइक एनिमल्स, प्लांट also contain organs that all are involved in specific function. एनिमल्स की तरह प्लांट के अंदर भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो कि किसी एक काम के लिए मुख्तस होते हैं। प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट ऑर्गन सिस्टम। पौधों के अंदर दो तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस। शूट सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स, नॉन रिप्रोडक्टिव। प्लांट का जो शूट सिस्टम का पहला पार्ट है उसमें वेजिटेटिव पार्ट्स आते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स यानी पौधे के वो हिस्से जिनको एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है, जिनका रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसमें लीव्स और स्टेम आ जाते हैं। लीव्स does photosynthesis to make their own food. They perform gaseous exchange and transpiration. पत्ते फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। ये गैशियस एक्सचेंज कर रहे हैं और उसके अलावा ये ट्रांसपायरेशन भी कर रहे हैं। गैशियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर करना और प्लांट से ऑक्सीजन गैस को बाहर इन्वायरमेंट में भेजना। और ट्रांसपायरेशन प्लांट के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना। सेकेंड वेजिटेटिव पार्ट इज द स्टेम। Stems support leaves and fruits and conduct transport of water, mineral and sugar throughout the plant. Stem पौधे को सपोर्ट कर रही होती है। स्टेम के ऊपर फ्रूट और लीव्स लगते हैं। इसी के ज़रिए से जो प्लांट की रूट्स हैं वो मिनरल्स, शुगर, वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाती हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फ्लावर। शूट सिस्टम का दूसरा पोर्शन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है जो कि फ्लावर है। फ्लावर कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स विच कैरी पोलन ग्रेन्स बिटवीन प्लांट्स फॉर पोलिनेशन कॉजिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। फ्लावर की जो स्मेल होती है, उसकी जो खुशबू होती है, उस खुशबू की वजह से इंसेक्ट्स जो हैं, कीड़े, वो फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फ्लावर की तरफ आते हैं और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो फिर इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ लग जाते हैं, जिसके बाद पोलिनेशन का प्रोसेस होता है और पोलिनेशन के बाद ही आगे प्लांट पे फ्रूट लगते हैं और रिप्रोडक्शन होती है। यानी कि प्लांट के ऊपर फ्रूट्स में सीड्स बनते हैं। रूट सिस्टम। रूट प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट। प्लांट में रूट सिस्टम में रूट प्लांट को एंकरेज यानी ज़मीन में खड़ा रहने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और उसके अलावा रूट हेल्प करती है प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करने में, ज़मीन में से मिट्टी में से मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन बॉडी सिस्टम। The human body has many organs work
organ systems that work together to keep us alive. एक इंसान के जिस्म में बहुत से ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं ताकि वो हमें ज़िंदा रख सकें. Some scientists agree that there are 11 total system. कुछ साइंसदान इस चीज़ पर मुत्तफ़िक हैं कि हमारे जिस्म में तकरीबन 11 सिस्टम्स काम कर रहे हैं. We will be looking at a few of those today. इनमें से कुछ पर हम अभी बात करेंगे. Skeletal system. Skeletal system. All bones, including the spine and ribs, comprise the skeletal system. तमाम हमारे जिस्म में मौजूद तमाम हड्डियाँ, इसके अलावा बैकबोन और जो हमारे रिब्स यानी जो हमारी पसलियाँ हैं, ये सब स्केलेटल सिस्टम में आते हैं. इट गिव्स बॉडी स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स. स्केलेटल सिस्टम हमारे जिस्म को उसकी शेप देता है, हमारे जिस्म को ये खड़े होने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, उनकी हिफाजत कर रहा है. प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर मसल्स. स्केलेटल सिस्टम की जो बोन्स हैं, स्केलेटन हमारा मसल्स को जुड़ने के लिए एक अटैचमेंट के लिए भी प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ ही मसल्स जुड़े हुए हैं. Digestive system. The system includes mouth, stomach, small and large intestines, rectum and anus. Digestive system के अंदर हमारा माउथ यानी मुंह, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, स्टमक वगैरह शामिल होता है. It breaks down food into simpler substances. डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो खाना होता है, जो हम खाते हैं, उसको तोड़कर छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है. इनफ टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. डाइजेस्टिव सिस्टम उस फूड को इतने छोटे हिस्सों में तकसीम कर देता है कि वो हमारे ब्लड में जज़्ब हो जाए, हमारे खून में जज़्ब हो जाए और उसकी एनर्जी फिर हमारे पूरे जिस्म को मिल सके. रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने का अमल, सांस लेने का सिस्टम. द सिस्टम इंक्लूड्स लंग्स, विंड पाइप एंड डायाफ्राम. इस सिस्टम में हमारे लंग्स यानी फेफड़े, विंड पाइप हमारी सांस की नाली एंड डायाफ्राम जो हमारे लंग्स के नीचे एक डिस्क होती है, डायाफ्राम, वो शामिल है. लंग्स टेक्स इन ऑक्सीजन एंड ट्रांसफर इट टू द ब्लड to be supplied to whole body and then remove carbon dioxide from cells and exhale it out of the body. लंग्स यानी फेफड़े ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और उसको ब्लड में शामिल कर देते हैं. फिर ब्लड उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी के अंदर से लंग्स सांस बाहर निकालते दौरान जिस्म से बाहर कर देते हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम. द सिस्टम इंक्लूड्स किडनी, लिवर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, स्किन एंड लंग्स which processes and filters out waste and controls the amount of body fluids. एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी किडनीज यानी हमारे गुर्दे, लिवर यानी हमारा जिगर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, हमारी स्किन, जिल्द और लंग्स वगैरह, फेफड़े शामिल होते हैं. इनका काम हमारे जिस्म के अंदर से जो गंदगी है, वेस्ट मटेरियल, उसको फ़िल्टर करके बाहर निकालना है और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स की अमाउंट है, मुख्तलिफ़ लिक्विड्स की अमाउंट है, उसको कंट्रोल करना है. Circulatory system. Heart and blood vessels carry oxygen and nutrients to cells and waste materials away from cells via blood.
दिल और खून की नालियाँ ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं और सेल्स तक पहुंचाती हैं, पूरी बॉडी में सेल्स तक पहुंचाती हैं और सेल्स का वेस्ट मटेरियल लेकर उसको बॉडी के बाहर निकालने का जो ऑर्गन है उस तक पहुंचाती हैं। The hierarchy of life. A cell is the smallest functional unit that can perform all of life's tasks. सेल एक बहुत छोटा काम करने वाला यूनिट होता है जो ज़िंदगी के तमाम काम करता है। A living organism may consist of a single cell or a huge number of cells. एक जानदार या तो एक सेल से बना होगा या एक से ज़्यादा तादाद में सेल्स से मिलकर बना होगा। In multicellular organisms, cells are specialized and depend on other cells to maintain life. एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज होते हैं काम करने के लिए और वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, यानी सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि जो लाइफ है वो मेंटेन रहे, यानी वो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रह सके। The specialization and interdependence of cells contribute to a characteristic hierarchy of life, with each level defined by its structure and function. ये जो सेल की स्पेशलाइजेशन होती है, यानी सेल्स जो अपने काम करने के लिए मखसूस हैं और वो किस तरह से अकेले काम कर रहे हैं, ये सब कुछ ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और हर एक लेवल पे, यानी सेल लेवल, फिर टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हर चीज़ अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंगली डिफाइन होती है। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले सेल आता है जो कि यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसके बगैर लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती। देन टिश्यू, a group of specialized cells that work together for a particular function. टिश्यू ग्रुप है एक स्पेशलाइज्ड सेल का, ऐसे स्पेशल सेल का जिन्होंने एक मखसूस काम करना है, यानी एक ही काम करना है। थर्ड, ऑर्गन, a distinct structure made up of different tissues that have a specific function. एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज से मिलकर बना है लेकिन उसने एक मखसूस काम करना है। ऑर्गन सिस्टम, अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन्स को आपस में मिलाकर उनका जो पूरा फंक्शन होता है उसका एक सिस्टम होता है। एंड ऑर्गेनिज्म्स, एक ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत से फंक्शंस करवाने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है ताकि वो ज़िंदा रह सके। और ये तरतीब है, एक ईच लेवल है जो कि हायरार्की ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है, जिसमें सेल टू टिश्यू, देन टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है।